एमएपी के चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि मुगल साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था इसका पतन हो गया, और उसके बाद जो हमारे 18वीं सदी का जो भारत है वो कैसा था। उसके बाद में कौन कौन से राज्य या कौन कौन से वंश यहाँ पे ज़्यादा जो प्रभावित हुए, उन्होंने अपने शक्तिशाली बने, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो पहले है हमारा मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में मैं बात करूं तो मुगल साम्राज्य के बारे में आपके जो आगे की क्लासों में, जो बड़ी क्लासों में आप जाएंगे तो इसका जो पूरा के पूरा जो वर्णन हम आगे पूरा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुगल जो बाहर से आए थे। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। भारत में ये सबसे राणा सांगा को हराने के बाद इसने अपना प्रभुत्व दिल्ली पे कायम किया। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे इतने शक्तिशाली शासक मुगल साम्राज्य में हुए, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। 18वीं सदी के अंत तक आते ही ये मुगल साम्राज्य पूरी तरह पतन की स्थिति में आ गया था। यहाँ पर ये प्रश्न, ये विचार भी सबसे ज्यादा होता है कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी ये मुगल साम्राज्य इतना जल्दी इसका पतन कैसे, ये पतन की स्थिति में कैसे आ गया, कितना जल्दी इसका पतन हो गया है। क्योंकि इस पे जो है बाबर हैं, जैसे अकबर जैसे, शाहजहां, जहांगीर जैसे इतने बड़े जो शक्तिशाली यहाँ मुगल साम्राज्य जो जिसको इन्होंने खड़ा किया था, तो क्या कारण था। तो मुगल साम्राज्य के पतन को हम जब समझना चाहते हैं तो समझते हुए हमें कई कारण नजर आते हैं। जैसे पहले मैं बात करूं तो क्या औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है इसके लिए उत्तरदायी है, या फिर जो उसके जो औरंगजेब के बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे ये वो अयोग्य थे जिनके कारण ये शासन व्यवस्था ये ढीली रह गई, या फिर मुगल साम्राज्य के शासन के अंदर ही के लोगों ने, रहने वालों ने इनको इतना खोखला बना दिया, या फिर मैं बात करूं कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने जो मुगल साम्राज्य को हरा दिया, जिसके कारण ये पतन की स्थिति में आ गए। यानी ये बहुत सारे हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि ये इतना बड़ा मुगल साम्राज्य जो कई वर्षों तक यहाँ उसने राज किया, वो इतना जल्दी ये समाप्त पतन की राह पे आ जाएगा। तो बहुत सारे ये कारण हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, आज हम जो जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति इसका पतन का मुख्य कारण मान सकते हैं हम इसका, क्योंकि हमने जो पढ़ा था बाबर के बाद जब हुमायूं और अकबर आया था, अकबर के समय में यदि हम देखें अकबर के बारे में, तो अकबर की जो नीति थी, धार्मिक नीति के बारे में मैं बात करूं तो अकबर की धार्मिक नीति, अकबर हमेशा क्या था, सभी धर्मावलंबियों का के प्रति उसकी उदारवादी की नीति थी। उसने जितने भी जो धर्म के पंथ के लोगों को उसने एकता का जो उसमें संचार किया, सभी धर्म के लोग उसके जो साम्राज्य में रहते थे, तो सभी को यहाँ पर उदारवादी की नीति अपनाई। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब की जब हम बात करते हैं, जो औरंगजेब के बाद तो कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, तो औरंगजेब की जो नीति थी वो इसका पतन का मुख्य कारण हम बता सकते हैं कि पहली है आपकी औरंगजेब की धार्मिक नीति। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुख्य कारण ये माना जाता है औरंगजेब की जो धार्मिक नीति के बारे में मैं बात करूं। अब हम इसके बारे में चर्चा करें तो औरंगजेब के बारे में मैं बता दूं, औरंगजेब हिंदुओं और शिया मुस्लिम और जो सिख हैं उनसे ये नफरत करता था, उनके प्रति उन्होंने अनुदार की नीति जो अपनाई, और यही मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी। क्योंकि औरंगजेब से पहले तक जितने भी हिंदू शासक थे उन्होंने क्या किया था, मुगल साम्राज्य का साथ दिया, जो भी युद्ध होते थे उनमें वो सहायक थे, और जिसके कारण मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। लेकिन औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई, जिसमें से हिंदुओं के प्रति, जो शिया मुसलमान हैं उनके प्रति, जो सिखों के प्रति, जो जाटों के प्रति जो अनुदार की नीति अपनाई, उसके कारण
शिवाजी ने इतनी मराठों में इतनी राष्ट्रीयता की भावना भर दी कि औरंगजेब के पास कुछ भी शेष नहीं रहा, कि इतनी सामर्थ्य नहीं रहा कि वो उनकी ताकत को दबा सके। यानी मुगल साम्राज्य के बाद जो मराठे यहाँ पर जो शक्तिशाली होते गए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के जो आसपास का क्षेत्र है वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे मुगलों के अधिकार से निकलता गया। यानी मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी 707 में जब उसकी मृत्यु हुई तब तक तो मुगल साम्राज्य पर जो अधिकांश भारत पर ये मुगल साम्राज्य का अधिकार था, लेकिन 1730 के बाद में मुगल साम्राज्य का जो अधिकार है दिल्ली और जो आसपास का क्षेत्र है वहां तक ही सीमित रह गया। धीरे धीरे जाट अपने आप उन्होंने अपना अलग स्वतंत्र जो अपना राज्य स्थापित कर लिया। सिखों ने, यहाँ पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बंदा बहादुर ने अपना नेतृत्व करके स्थापित कर लिया अपना राज्य, जाटों ने अपना नेतृत्व अलग अपना राज्य स्थापना कर ली। यानी धीरे धीरे जो मुगल सूबों के बाकी भी सूबेदार को अपने अपने स्वतंत्र जो राज्य है वो स्थापित कर लिए। कि इसका मुख्य कारण यही था कि औरंगजेब की जो धर्म के प्रति, जो अन्य धर्मों के प्रति वो थी अनुदारवादी नीति के फलस्वरूप। दूसरी में जो पतन का दूसरा कारण है वो हम बात करें तो दूसरा कारण ये है कि उत्तराधिकारी की जो अयोग्यता, जो उत्तराधिकार है उनकी अयोग्यता, यानी ये योग्य नहीं थे। उत्तराधिकारी की अयोग्यता के बारे में मैं बात करूं तो उत्तराधिकारी की अयोग्यता यानी औरंगजेब के बाद जितने भी जो मुगल जो साम्राज्य के जो शासक बने वो अयोग्य थे, निकम्मे थे, विलासी थे। उन्होंने अपने राज्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ विलासी जीवन में ही अपना जीवन व्यतीत करने में लग गए, जिसके कारण धीरे धीरे उनका मुगल साम्राज्य क्या हुआ, पतन की ओर उन्मुख हो गया। तीसरा कारण की मैं बात करूं मुगल साम्राज्य के पतन की, तीसरे कारण है अमीर सरदारों का पतन। जो अमीर जो सरदार हैं उनके पतन की बात करूं तो ये जो मुगल साम्राज्य के जो दरबार में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर उत्तराधिकार जो औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक उत्तराधिकारी थे उनके अलावा भी जो अमीर सरदार थे मुगल साम्राज्य में वो भी क्या करे, उनका भी जीवन क्या हो गया, पतन की तरफ ही उन्मुख हो गया। वो क्या करते थे, वो भी जो उत्तराधिकार जो शासक की तरह विलासी जीवन जीने लगे और आपस में अपने वर्चस्व के लिए वो क्या करने लगे, आपस में गुटबंदी बना ली। यानी एक दूसरे की गुटबंदी करके वो आपस में ही लड़ते रहे और उन्होंने अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे इस राज्य को हानि भी पहुंच रही है, जिसके कारण ये मुगल साम्राज्य का एक पतन का ये भी मुख्य कारण यहाँ पर बना। अगले मैं मुख्य कारण की बात करूं तो तीसरा है आर्थिक पतन की बात करते हैं। आर्थिक पतन क्यों हुआ? आर्थिक पतन की मैं बात करूं मुगल साम्राज्य में तो हम देखते हैं कि शाहजहां के बारे में हमने पढ़ा। शाहजहां अपनी शान शौकत और खर्चील के लिए प्रसिद्ध था। उसने स्थापत्य कला, जैसे उसने बड़ी बड़ी जो इमारतें बनवाई, जैसे उदाहरण के रूप में जो ताजमहल है आप देखते हैं, जो लाल किला है जो हम देखते हैं, बड़ी बड़ी उसने क्या किया अपने शासनकाल में, बड़ी बड़ी खर्चीलयुक्त जो निर्माण जो उनका करवाया। उसके बाद जो औरंगजेब के बारे में मैं बात करूं तो औरंगजेब लंबे समय तक क्या हुआ, युद्ध में रत रहा, तो जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के जो खजाने हैं वो खाली होते गए। और एक अवसर ऐसा भी आया, बताते हैं कि एक अवसर उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी मुगल साम्राज्य की कि यहाँ तक 3 दिन तक मुगल साम्राज्य के जब भोजनशाला उसमें चूल्हे तक नहीं जले और जब मुगल साम्राज्य की जो शहजादियां भूख को सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने पर्दा फेंक कर बगावत कर दी।
फिर वापस चले गए, यानी लूटने के लिए जो आए थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ से जो शाहजहां के पास जो कोहिनूर हीरा था वो लेकर गया नादिर-शाह, और यहाँ पर जो एक शाहजहां ने एक बनाया था तख्ते हाउस, तख्ते ताउस है आपका, जिसको क्या कहा जाता था, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, जिसपे वो बैठकर अपना शासन संचालन करता था। ये जो मयूर सिंहासन उसने बनाया था, ये पूरा कहा जाता है इसके बारे में कि ये पूरे हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, यानी पूरा का पूरा ये भव्य रूप से उसने आलीशान के रूप में उसने बनवाया था। तो ये तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा जब नादिर-शाह ईरान का शासक यहाँ पर आया लूटने की स्थिति, और लूट कर यहाँ से ये लेकर गया, और फिर बहुत सारे जो यहाँ पर जो खजाने थे उनको भी वो लूट कर ले गया नादिर-शाह। तो इससे क्या मुगल साम्राज्य की स्थिति और ज्यादा स्थिति खराब हो गई, और इसका फायदा धीरे धीरे यहाँ पर जो अंग्रेजों ने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की उसने भी क्या किया, उसका लाभ उठाया, और धीरे धीरे उसका वो लाभ उठाकर इसको पतन की ओर धकेल दिया। अगली मैं बात करूं तो उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण ये भी बनता है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, नियमों का अभाव। उत्तराधिकार के नियमों के अभाव के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पहले सबसे पहले यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अपने यहाँ ये रिवाज था, जो भी राजा बनता था उस राजा के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी जो बड़ा पुत्र होता था वो क्या करता था, उसके बाद शासन संभालता था, यानी राजा बनता था। लेकिन मुगल साम्राज्य की मैं बात करूं तो मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि भाई राजा की मृत्यु के बाद या शासक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही क्या बने, शासक बने। यहाँ पर ये रिवाज बन गया कि जिसके पास तलवार की ताकत होती थी, यानी जो निर्णय होता था वो तलवार के बल पर होता था, यानी जिसके पास जितनी ताकत होती थी, तलवार का मतलब है जो ताकत के आधार पर हम कह सकते हैं, जो जिससे ज्यादा शक्तिशाली होता था वो ही क्या करता था, यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता था, यानी शासक जो राजा की मृत्यु के बाद, शासक की मृत्यु के बाद वो यहाँ पर शासक बन जाता था। ये भी इसका एक पतन का कारण। इसके कारण क्या करते थे, उत्तराधिकारी एक दूसरे की गुटबंदी थी, लड़ते रहते थे, और जो जीतता था वही शासक बनता था। अगला हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का पतन का कारण है बाह्य कारण, बाह्य जो आक्रमण है उसके बारे में। बाह्य आक्रमण का मैंने अभी बताया भी था, बाह्य आक्रमण आर्थिक पतन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो बाह्य आक्रमण जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर-शाह जैसे बाहर से जो लूटने वाले आक्रमणकारी यहाँ पर आए और बहुत सारा जो उनका खजाना है मुगल साम्राज्य का वो लेकर गए, और इससे मुगल सैनिक शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई, और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अपने आप ही धकेला गया। अब अगला जो कारण हम देखते हैं वो है आपका राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव। ये भी एक कारण है। राष्ट्रीयता का मतलब है कि लगभग जितने भी जो मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, यानी ये राष्ट्रीयता की भावना के बारे में बात करें तो ये सभी धर्मों को एक साथ इकट्ठा करने में, ये यानी एक साथ एकता के सूत्र में बांधने में ये सक्षम नहीं हुए, सफल नहीं हुए, और यही कारण अंत में जाकर क्या हुआ, इनके पतन का मुख्य कारण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सभी धर्मों के प्रति जो उदार की नीति नहीं अपनाई, और धीरे धीरे यही धर्म क्या हो गए, उन्होंने उनको पतन की ओर धकेल दिया। अगली मैं बात करूँ ये इसका पतन का जो कारण है, अंतिम कारण में बात करती हूँ, तो जो बाह्य जो जातियां हैं, दूसरी जो जातियां हैं यूरोपीय जातियों की मैं बात करूँ तो यूरोपीय जातियों का आगमन, यूरोपीय जातियां आ गई यहाँ पर, यूरोपीय जातियों का आगमन। अब उस समय 18वीं शताब्दी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो 18वीं शताब्दी में हमारे भारत में अंग्रेज हैं, ये पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, ऐसे बहुत सारे जो यूरोपीय जाति के जो यहाँ पर जो जाति के व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से क्या किए, यहाँ पर भारत में आए, और धीरे धीरे अपना यहाँ पर उन्होंने कंपनी का विस्तार किया, धीरे धीरे अपने व्यापार को। ये कंपनियों की हम बात करें तो ये सिर्फ यहाँ पर जो अंग्रेज हैं, चाहे वो अंग्रेज, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, ये सिर्फ यहाँ पर भारत में सिर्फ क्या करने
सबसे पहले ध्यान देने की बात है, व्यापार करने के लिए आए थे। क्योंकि जो उस समय जो हमारे भारत का जो हम कह सकते हैं उद्योग धंधे हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, ये सारी की सारी उन्नत अवस्था में थे और भारी मात्रा में ये निर्यात किए जाते थे। तो उनके लिए ये जो जातियां हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए। और धीरे धीरे उन्होंने देखा यहाँ जो शासक हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उनका फायदा उठाया। और यहाँ पर चर्चा करने बात ये कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में जब ये दोनों जातियों में भी टकराव हुआ तो अपने सैन्य शक्ति के बल पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जो फ्रांसीसी उनको हरा दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेज अपने यहाँ पर पूरा राजनीतिक स्थापित करने में सक्षम हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमने पढ़े मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जो मुख्य जो कारण हमने जो पढ़ा वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति सबसे ज्यादा उत्तरदायी माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। दूसरा कारण हमने पढ़ा और उत्तराधिकारी के नियमों की योग्यता का अभाव, यानी उसमें उत्तराधिकारी के नियम, जो उत्तराधिकारी थे उनकी कोई जो है ना विलासी थे सारे के सारे। औरंगजेब के बाद उनको कह सकते हैं निकम्मे थे, विलासी जीवन में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने राज्य की तरफ, साम्राज्य की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये मुगल साम्राज्य पतन की ओर धकेल दिए। उसके बाद अमीर सरदारों के पतन के बारे में मैं बात करूं तो अमीर सरदारों ने भी ये उत्तराधिकारियों की तरह ही क्या करने लगे, विलासी जीवन में व्यतीत हो गए। आर्थिक पतन की बात करूं तो धीरे धीरे क्या हो गया, लंबे समय तक युद्ध करते रहने से या जो इमारतें जो उन्होंने खड़ी की, इसके कारण ये मुगल साम्राज्य के खजाने खाली हो गए और ये पतन की ओर उन्मुख हो गया। उत्तराधिकारी के नियमों का भी यहाँ पर अभाव था, जिसके कारण ये मुगल साम्राज्य पतन की ओर आए। बहुत सारे बाह्य आक्रमणकारी जो लूटने के यहाँ नियत से यहाँ पर भारत में आए थे, उन्होंने भी मुगल साम्राज्य को काफी क्षति पहुंचाई। राष्ट्रीयता की भावना का यहाँ पर जो अभाव था, कह सकते हैं कि औरंगजेब की हमने जो धार्मिक नीति पढ़ी उसके बारे में भी इससे पता चलता है कि यहाँ उसने सभी धर्मों के प्रति क्या अनुदार की नीति जो अपनाई, जिसके कारण क्या हुआ, ये पतन की ओर उन्मुख हो गया। उसी समय 18वीं सदी की बात करें तो यूरोपीय जातियों का भी यहाँ पर क्या हुआ, आगमन हुआ। बहुत सारी यूरोपीय जाति, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली यहाँ पर आए और धीरे धीरे अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने लगे। तो ये हमने पढ़ा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। अब हम देखते हैं 18वीं सदी का भारत। हमारे 18वीं सदी का भारत कैसा था, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कैसा भारत की जो हमारी स्थिति थी उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो अब 18वीं सदी का भारत हमारा कैसा था। 18वीं सदी के भारत की हम बात करें तो 18वीं सदी में जो अलग अलग जो स्वतंत्र होके जो राज्य शासकों ने अपने अधिकार जो में ले लिए और अपना साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपका मराठा। मैं मराठा की बात करूं तो मराठा औरंगजेब की जो अनुदारवादी नीति थी सभी धर्मों के प्रति, इसके कारण क्या हो गए, सभी जो धर्म के लोग क्या करने लगे, इससे नफरत करने लगे, इससे दूर होने लगे और अपने अपने साम्राज्य का अपने नए साम्राज्य की स्थापना करने लगे। जैसे मराठों में, तो मराठों में सबसे पहले नाम आता शिवाजी का। आप ध्यान देना, शिवाजी ने यहाँ पर इतनी राष्ट्रीयता भर दी मराठों में कि औरंगजेब इसका कुछ भी नहीं कर सका। और धीरे धीरे क्या हो गया, और मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि मुगल साम्राज्य लगने लग गया कि मुगल साम्राज्य सिर्फ क्या है, उनके हाथ की ही एक कठपुतली है। यानी धीरे धीरे वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और समस्त उत्तर भारत पर उनका अधिकार हो गया। जब तक अब्दाली के साथ इनका पानीपत जो तृतीय युद्ध था पानीपत का, ये नहीं हुआ तब तक मराठे स्थापित हो गए। मराठों के बाद मराठों में भी छत्रपति के स्थान पर क्या हो गए, फिर पेशवा शक्तिशाली हो गए। यानी पेशवा जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। मराठों के बाद में दूसरी जो शक्ति थी वो थी आपकी है जाट। जाट की मैं बात करूं तो जो गोकुल जो एक नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना होगी। जाट साम्राज्य की हम बात करें तो
बदन सिंह, नाम याद रखना, बदन सिंह था एक शासक, उसके नेतृत्व में क्या हुआ, जाट साम्राज्य की जो है वो स्थापना हुई थी। जाटों की शक्ति का जो विकास हुआ, यानी सबसे ज्यादा साम्राज्य या विस्तार की हम बात करें तो महाराजा सूरजमल का नाम आता है। यानी महाराजा सूरजमल के समय में यहाँ पर जाटों ने काफी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। भरतपुर है, आगरा, आसपास के जो क्षेत्र है वो ये जाट उनके जो क्षेत्र में आए थे। उनके जो सबसे पहले उनका जो किया था वो था बदन सिंह, जिसने जाट की जो शक्तियों का साम्राज्य की स्थापना की थी। और सबसे ज्यादा विकास यानी साम्राज्य विस्तार हुआ था महाराजा सूरजमल। कई बार भी आता प्रश्न बनता है, ये भरतपुर के शासक थे और आसपास के पूरे क्षेत्र में उन्होंने जाट साम्राज्य को बड़े क्षेत्र में स्थापित किया था। जैसे प्रश्न बनता है भरतपुर के शासक कौन थे, या जाट साम्राज्य का नेतृत्व किसके समर्थन में हुआ, तो ये बदन सिंह के नेतृत्व में। अगली हम बात करें हैदराबाद। हैदराबाद की मैं बात करूं, अब आता है हैदराबाद। हम जो आगे पढ़ेंगे हैदराबाद है, चाहे वो आपका अवध हो चाहे बंगाल, इन जो तीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों शक्तियां क्या हैं, मुगल साम्राज्य की सूबेदार थे। यानी जो मुगल साम्राज्य का एक सूबेदार था जो मुगल साम्राज्य में रहता था, जिसका नाम था निजाम चिनकिलीच खान। इसने क्या किया, अपना स्वतंत्र राज्य क्या किया था, 6 मुगल सूबों को मिलाया और अपना एक अलग ही नया स्वतंत्र राज्य कहाँ पर बनाया था, यहाँ हैदराबाद में बनाया था। यानी हैदराबाद में मुगल सूबा का एक सूबेदार था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई, वो अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया और 6 मुगल सूबेदारों के जो मुगल सूबों को अपने में मिलाकर और ये हैदराबाद राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे तो ये क्या हो गया कि मराठों ने इनको हरा दिया था और मराठों के नियंत्रण में आ गए। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से भी संधि कर ली थी। अगली हम बात करें तो अगला था आपका अवध। अवध साम्राज्य की मैं बात करूं तो अवध में क्या था, पहले मुगल साम्राज्य का ही जो इसका शासक था वो उसने क्या किया था, ये इसका मुगल साम्राज्य का निजाम चिनकिलीच खान की तरह ही क्या था, एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था, शहादत खान। शहादत खान, इसके बारे में बात करें, ये भी एक मुगल सूबे का सूबेदार ही था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, एक अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया और धीरे धीरे ये भी मराठों से हारने के बाद उसके बाद उन्होंने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या किया था, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अगली हम बात करेंगे, ये है आपका बंगाल। बंगाल में भी यही मुगल साम्राज्य का सूबेदार जिसने अपना अलग जो स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य स्थापित किया था, ये था मुर्शिद कुली खान। ये कई बार प्रश्न आते हैं, तीनों के आते हैं, हैदराबाद के जो अवध के और बंगाल के जो मुख्य जो मुगलों के सूबेदार थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र स्थापित कर ली, सरदारों के नाम जो सूबेदारों के नाम पूछे जाते हैं तो हैदराबाद से निजाम चिनकिलीच खान, अवध के शहादत खान और बंगाल में मुर्शिद कुली खान के बारे में ये याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न। बंगाल की हम बात कर रहे थे तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में उसने बंगाल उड़ीसा पर ये अधिकार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे मराठों ने क्या किया था, उड़ीसा को तो उससे ले लिया था। लेकिन 1757 में ये कई बार आता है, 1757 में जब ये बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला था, इसने क्या किया था, ये सिराजुद्दौला इसको क्या किया था, ये इंपोर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 1757 में अंग्रेजों ने ये इसको जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्लासी के युद्ध के बाद ही माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल में संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया और यहीं पर से उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। ये 1757 का प्रश्न आपका आता है कई बार कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यहाँ पर ये प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। कहा जाता है कि बंगाल में जो पलाश के फूलों के कारण है जो इसका नाम दिया गया था, अंग्रेजों ने इसको बिगाड़ के क्या बना दिया था, प्लासी बना दिया था।
तो ये 1757 में जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, उसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की विजय, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पर विजय अपनी स्थापित कर ली और धीरे धीरे उनका वहाँ पर प्रभुत्व हो गया और संपूर्ण भारत में ये अधिकार कर लिया। इसके बाद 1857 की जो क्रांति के बारे में तो हम आगे अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी में राजस्थान के भी कुछ राजपूत राज्य थे जो यहाँ पर जो स्वतंत्र जो होने में ये कामयाब रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो आपस में जो उनकी जो गृह युद्ध चलते रहते थे, जिनके कारण वे अपना प्रभुत्व ज्यादा स्थायी रूप से नहीं रख सकते। तो ये कौन कौन से थे 18वीं सदी की हम बात करें, राजस्थान के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है आपका आमेर आता है। कई बार आता है जब हम अकबर के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें आता था अकबर ने सबसे पहले यदि राज सिखाने की बात करें तो आमेर राज्य के साथ क्या किया था, संधि की थी। तो सबसे पहले नाम आता है तो आपका आमेर का। आमेर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आमेर के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम जयपुर के सवाई जो जय सिंह थे, उन्होंने मालवा की सूबेदारी स्थापित की। लेकिन मराठों के बढ़ते प्रभाव के लिए उन्होंने क्या किया था कि भाई मराठा जो काफी प्रभुत्व अपना बढ़ा रहे हैं राजपूताने में यहाँ पर आ रहे हैं, तो 1734 में सवाई जय सिंह ने क्या किया, एक घोड़ा सम्मेलन बुलाया। यानी सभी जो राजपूत हैं, जो राजपूत राजा हैं, उनको वहां पर एकत्रित किया घोड़ा सम्मेलन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किसने बुलाया था ये घोड़ा सम्मेलन, सवाई जय सिंह ने बुलाया था। सवाई जय सिंह के बारे में जो आमेर के शासक थे 1734 में, कि घोड़ा सम्मेलन कब हुआ था, 1734 में हुआ था। किस शासक के नेतृत्व में, सवाई जय सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो यानी धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अंतिम ये जो शासक बने थे आमेर के वो सवाई प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने क्या किया था, मराठों को हराया था। यानी धीरे धीरे सवाई जय सिंह के बाद तो जो उत्तराधिकारी थे उनको मराठों ने अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन अंतिम सफलता सवाई प्रताप सिंह ने प्राप्त की थी, जिसने उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया। दूसरे हम बात करें तो जोधपुर की आता है दूसरा नाम। हम राजस्थान के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान देना 18वीं सदी में। तो जोधपुर में क्या थे, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर जोधपुर के महाराजा उस समय अजीत सिंह थे जो औरंगजेब के समय ही थे, और उन्होंने क्या किया था, जोधपुर को मुगलों से छीन लिया था, उस पर अधिकार कर लिया और अपना यहाँ पर प्रभाव बढ़ाया। मुगल सम्राट जब फर्रुख शाह जो औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठा, उसको हटाने में भी जो जोधपुर का जो महाराजा अजीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगली मैं बात करूं तो मेवाड़ की आती है, मेवाड़ तीसरा आता है आपका मेवाड़। मेवाड़ के बारे में मैं बात करूं तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को क्या किया था, आमेर और अजीत सिंह को जोधपुर दिलाने में सहायता की। अमर सिंह द्वितीय, ये नाम याद रखना, अमर सिंह द्वितीय। यहाँ 18वीं सदी में चले, हम 18वीं सदी की बात करें, राजस्थान राज्य कैसा था उस समय का, पहले हमने देखा तो अमर सिंह जो द्वितीय था मेवाड़ का शासक उस समय, उसने क्या किया था, यहाँ पर जो जयपुर को सवाई जय सिंह को दिलाने में आमेर को वहाँ सहायता की थी, अजीत सिंह को जोधपुर दिलाने में उन्होंने अपनी सहायता की थी। लेकिन कालांतर में ये राज्य भी क्या हो गया, धीरे धीरे गृह युद्ध में उलझ गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि 18वीं सदी में भारत में क्या हो गया, राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण क्या मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। धीरे धीरे उनको बढ़ने की क्षमता की मैं बात करूं, भारत में तो मराठे इसमें सक्षम थे कि मराठे काफी उस समय शक्तिशाली हो चुके थे, उनमें क्षमता थी कि वो कर सकते थे अपना बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार। लेकिन उन्होंने भी ये भी क्या करने लगे, अपनी चौथ और सरदेश उनकी दो जो कर थे, ध्यान रखना, एक तो चौथ था, एक सरदेश उनकी कर, उनमें ही अपना ध्यान अपना लगा दिया और धीरे धीरे ये भी क्या करने लगे, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। उन्होंने अंग्रेजों ने 3 बार युद्ध करके पूरी तरह से मराठों को भी क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था। और धीरे धीरे ये जो बाहर आक्रमणकारी है जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, उनके हाथों में भी उन्होंने भी, जैसे अहमद शाह अब्दाली की मैं बात करूं तो जो अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आया था तो उसका मराठों के साथ युद्ध हुआ, तो यहाँ पर हिंदू के जो राजपूताना के जो शासक थे उन्होंने उनका सहयोग नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि मराठों ने भी क्या किया था, अपना निरंकुश यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की थी। उनसे जो चौथ है, सरदेश उनकी नामक यहाँ पर कर लगाए और उनका कोई सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण जब अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का पानीपत का जो तृतीय युद्ध चल रहा था, जो युद्ध हो रहा था, उस
मराठियों को पराजय झेलनी पड़ी। और धीरे धीरे क्या हो गया, इस कमजोरी का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। और यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरे संपूर्ण भारत पे अधिकार कर लिया। अब मैं बात करूँ थोड़ी सी संस्कृति के बारे में। उस समय 18वीं शताब्दी में हमारी संस्कृति कैसी थी, तो हमारे यहाँ पर अनेक जो रीति रिवाज प्रचलित थे। यहाँ पर समाज के 2 वर्ग थे, एक अमीर वर्ग था, एक साधारण वर्ग की बात करूँ। भारत की जो व्यवस्था थी, वो व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, वो सारी उन्नत अवस्था में थी। यानी भारत में बने वस्त्रों की विदेशों में भारी मांग थी, भारी मात्रा में जो विदेशी जो में ये हमारा सामान जो निर्यात किया जाता था, जिसके कारण। और फिर अंग्रेजों के आने के बाद यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध की मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने हमारे जो उद्योग धंधे को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की हम चर्चा करें कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो कलाकार उनके दरबार में रहने वाले दरबारी कवि के बारे में मैं बात करूं तो ये कवि क्या उन्होंने धीरे धीरे क्षत्रिय राजाओं, जो जैसे मैंने उदाहरण दिए, आमेर छोटे छोटे राज्य बन गए। मराठों के बारे में हमने बात की, जाट या हैदराबाद, अवध है, बंगाल है, उनके बारे में मैंने चर्चा की। तो इनमें से धीरे धीरे उनकी ओर रुख करने लगे। जैसे जाटों के नेतृत्व हमने पढ़ा तो उस समय भरतपुर में डिग के महल बनवाए गए। या फिर मैं बात करूँ सवाई जयसिंह के बारे में, हम जब आमेर की बात करें तो सवाई जयसिंह ने क्या किया था, जयपुर नगर को बसाया, जो आज हमारे राजस्थान की राजधानी है। यानी ध्यान देना, सवाई जयसिंह ने क्या किया था, जयपुर नगर को बसाया था। और यहाँ पर 5 जंतर मंतर वेधशाला भी बनवाई थी। यहाँ पर एक सवाई प्रताप सिंह थे जिन्होंने जयपुर का हवा महल बनाया था। एक सवाई प्रताप सिंह थे जो आमेर के शासक थे। उन्होंने जो जयपुर का आज का जो हवा महल है वो किन्होंने बनाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। ध्यान देना, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया और जो 5 जंतर मंतर वेधशाला कई बार आता है वो बनाया, और सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल यहाँ पर बनाया। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कई जो हमने मुगल साम्राज्य के सबसे पहले पतन के बारे में देखा, उसके बाद हमारे 18वीं सदी के भारत के बाद में देखा कि भारत की बात करें, मराठा है, जो जाट हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो क्षत्रिय जो शक्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई। उसके बाद हम राजस्थान में आए, हमारे 18वीं सदी का राजस्थान के साथ हमने आमेर है, जोधपुर है, मेवाड़ आदि शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो आज के बारे में इसको वापस एक बार आप देखना, अच्छे से वापस रिपीट करना, पढ़ना। नमस्कार।